गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम चलते हैं अपने नेशनल करंट अफेयर के अगले सेशन पे। आज हमारे पास 5 मार्च की डेट, ठीक, 5 मार्च से संबंधित हमारे पास कुछ करंट अफेयर्स हैं। एक कृषि से संबंधित है आपका पहला, ये आपका नैनो DAP, ठीक। DAP का फुल फॉर्म है डाई अमोनिया फॉस्फेट। सॉरी। तो जो बच्चे कृषि से संबंधित हैं उन्हें तो ये पता होगा कि डाई अमोनियम फॉस्फेट या DAP क्या होता है ना, एक प्रकार से आपका फर्टिलाइजर है। देखिए, अभी ये आता था आपका ड्राई फॉर्म में आता था, सूखा दानेदार होता था, है ना। सरकार ने ये नैनो DAP को मंजूरी दे दी है, ठीक। इसके ऊपर इफ्को रिसर्च कर रहा था। यह नैनो DAP क्या है? यह है आपका तरल फॉर्म है, ठीक। इसके पहले सरकार के द्वारा नैनो यूरिया को भी मंजूरी दी गई, है ना। मतलब ये कहा जाता है कि जब नैनो यूरिया जो ये वो भी तरल फॉर्म है, जो नैनो नाम से आ रहे वो आपका लिक्विड फॉर्म है। तो ये कहा जाता है कि जो एक बोरी यूरिया हम यूज करते थे उसका काम सिर्फ आधा लीटर नैनो यूरिया कर देता है। वैसे ही यह भी है कि जो हम ज़्यादा यूज करते हैं जिसका आपका ड्राई फॉर्मेट में, दानेदार फॉर्मेट में, उससे ज़्यादा तरल जो रहेगा आपका DAP वो इफेक्टिव रहेगा। इसके बनाने की कॉस्ट भी कम है। दूसरा, इसका जो पर्यावरणीय प्रभाव जो दानेदार था वह प्रदूषण का कारक हो जाता था। कई बार पूरा रूप से घुल नहीं पाता था, खेतों में फसल काट ली जाती थी, फिर भी वह बचा रह जाता था और मिट्टी को अनुपजाऊ करता था, है ना। तो प्रदूषण का कारक भी होता था। और यह है तरल फॉर्म में, ठीक। तो इसको रिसर्च द्वारा ये देखा गया है कि इसको जो पौधे हैं वो ज़्यादा अच्छे से अवशोषित करते हैं, ठीक। तो यह कम मात्रा में ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और इसके बाद यह मिट्टी में बाकी में बचा भी, एक्स्ट्रा बचा भी नहीं रह जाता, पूरे पौधे द्वारा यूज कर लिया जाता है, जिससे प्रदूषण की थोड़ी सी समस्या हमारे पास कम हो जाती है, ठीक। उत्पादन कम है, कम लागत में बनेगा और कम मात्रा में ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो हमारा जो उर्वरक सब्सिडी है उसमें काफ़ी भारी मात्रा में कमी आएगी। देखिए, भारत गवर्नमेंट उर्वरक सब्सिडी, उर्वरकों पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है। जो समझ लीजिए जो लगभग 300 रुपये का जो हम यूरिया की बोरी लेते हैं उसकी ओरिजिनल कॉस्ट शायद 2200 या 2400 के आसपास है ना। मतलब पिछली जो आर्थिक समीक्षा में आया था लगभग 98 रुपये पर केजी आप नाइट्रोजन पे सब्सिडी दी जाती है भारत सरकार के द्वारा, ठीक। तो बहुत ज़्यादा सब्सिडी, बहुत हैवी सब्सिडी दी जाती है यूरिया पे। मतलब अगर आप सोचो कि अगर भारत सरकार ने सब्सिडी देना बंद कर दिया तो आप किसानों को जो अभी मूल्य मिल रहा है उसके बावजूद वह कितने, मतलब उनके जो फसलों को जो अभी रेट मिल रहा है उतना रेट मिलने के बाद भी वह हमेशा लॉस में ही रहेंगे, क्योंकि खाद इतना महंगा हो गया है कि उनको उत्पादन के साथ मूल्य को मैच करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमने देखा कि सरकार ने जैविक खाद की जो प्रणाली है, जैविक प्रणाली, उसको भी एक तरफ से बढ़ाने का प्रयास सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है, ठीक। तो इसमें देखा जाए एक चीज नाइट्रोजन और फास्फोरस, आपका नाइट्रोजन है जो आपका यह है लगभग 18% आता है इसमें, फॉस्फेट आता है वो आपका 46%, ठीक। इन दोनों का रेशियो ध्यान रखना है। जो इसके साथ जो कंपनी जो रिसर्च कर रही थी इस पे वो है आपकी इफ्को, ठीक। तो इस नैनो DAP के बारे में ध्यान रखना है। नैनो यूरिया पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, अभी किसको दी गई? नैनो DAP को, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। एक कार्यक्रम है मिलेट गिव अवे, ठीक। जैसा पता है राज्य शासन और केंद्र सरकार दोनों ही जो मोटे अनाज है उसको प्रोत्साहित करने का काम कर रही है इस समय, है ना। इन मोटे अनाजों को श्री अन्न बोला गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक। जो मिलेट गिव अवे प्रोग्राम है यह कृषि व्यवसाय संघ द्वारा चलाया जा रहा है। कृषि व्यवसाय संघ द्वारा
यह कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। कृषि व्यवसाय संघ क्या है? कृषि व्यवसाय संघ एक सोसाइटी है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बनाई गई। ठीक, किसके द्वारा? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा बनाई गई एक सोसाइटी है आपकी कृषि व्यवसाय संघ। तो ये मिलेट गिव अवे कार्यक्रम है क्या? देखिए, मिलेट गिव अवे कार्यक्रम क्या है? इसमें जो खरीदार है वह ONDC, ठीक, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यह भारत सरकार के द्वारा लॉन्च एक ओपन सोर्स नेटवर्क है। इसके माध्यम से सीधे FPO से खरीदारी कर सकते हैं। ठीक, FPO क्या है? कृषि उत्पादक संगठन। इससे क्या है, सीमांत और जो लघु कृषक है उनको सीधे आपके बायर के साथ संपर्क होगा। तो एक तो बिचौलियों के कारण जो कॉस्ट उनको कम मिलता है वह नहीं होगा, उनको एक अच्छा कॉस्ट मिलेगा, और लेने वाले को फायदा होगा कि उनको जो सामान मिलेगा वो प्योर मिलेगा, उसमें मिलावट की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि आप सीधे उत्पादक से ले रहे हो। ठीक, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदारी की जाएगी। इस प्लेटफॉर्म में जो जगह है वह है माई स्टोर। ठीक, क्या जगह का नाम है? माई स्टोर। कोई भी नागरिक इस प्लेटफॉर्म के माई स्टोर से मिलेट किसानों के जो FPO हैं, ठीक, जो उत्पादक संगठन है, उनसे सीधे मिलेट को खरीद सकता है। तो एक किसान और जो खरीदार के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा। चलिए थोड़ा सा इसको और देखते हैं अपन ONDC के बारे में। आखिर ONDC क्या है? देखिए, ONDC को अप्रैल 22 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बेंगलोर में शुरू किया गया था। ठीक, यह क्या है? भारत सरकार ने, जैसे हमारे अन्य प्लेटफॉर्म है ना ऑनलाइन शॉपिंग के, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, इनकी जो मोनोपली है उसको रोकने के लिए है एक ओपन सोर्स नेटवर्क आपका प्लेटफॉर्म लाया है। इस पे कोई भी बायर अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर सकता है और वहां से सेलर को उससे को खरीद सकते हैं और फिर उसकी डिलीवरी की जा सकती है। मतलब यह भी एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैसा है, पर यह ओपन सोर्स है। ठीक, उसमें प्रॉफिट का नहीं है क्योंकि सरकार का है, इसमें कोई भी रजिस्ट्री कर सकता है, पर यह भी पूरा सब नागरिकों के लिए पूरी तरह से नहीं खोला गया, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह संचालित है ना। पर इस प्रोग्राम के लिए इसमें एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है कि आप यहाँ से आप खरीद सकते हो। मतलब सीधी सी बात है, सरकार इसे धीरे धीरे डेवलप कर रही है और इसे ऑल इंडिया में लॉन्च करने के लिए, फुल फेस में लॉन्च करने के लिए तैयारी में लगी हुई है। यह इसका एक कदम आगे बढ़ी। अभी पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च की थी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ी है, एक प्रोडक्ट के लिए कर रही है। धीरे धीरे और भी व्यापारिक संगठन को इसमें जोड़ा जाएगा, या फिर जुड़ सकते हैं जिनको अपने मन से, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई भी इसमें जुड़ सकता है। ठीक, और जिसको खरीदना है वो भी जा सकता है। तो इस प्रकार से यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ही व्यवस्था है। इससे फायदा क्या होगा इस प्रोग्राम के लिए, है ना? देखिए, पहले तो नागरिकों को ONDC प्लेटफॉर्म का अनुभव मिलेगा यूज करने का। ठीक, तो सरकार का क्या हुआ, सरकार यहाँ से एक फीडबैक जानेगी कि आखिर लोग ONDC प्लेटफॉर्म को कैसे ले रहे हैं, उनको पसंद आ रहा नहीं आ रहा, वो इसका यूज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, उससे फ्रेंडली हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक, तो एक सबसे बड़ा ये कि लोगों के बीच ONDC प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा प्रचार होगा, उसकी का जो फीडबैक है वह जानने में लोगों को, मतलब सरकार को मदद मिलेगी। दूसरा, किसानों से प्रत्यक्ष सहयोग होगा। ठीक, प्रत्यक्ष खरीदारी होगी। ठीक, तो इससे क्या होगा, बिचौलियों की कमी आएगी। ठीक, किसानों से क्या होगी, प्रत्यक्ष खरीदारी होगी, और मोटे अनाज के लिए लोग प्रेरित भी होंगे। ठीक, मोटे अनाज के लिए लोग प्रेरित होंगे। इस प्रोग्राम के लिए ये फायदे, यह इसका उद्देश्य है इस प्रोग्राम के लिए। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ONDC कब? अप्रैल 2022 में इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था।
ठीक, मुख्य मुद्दा मैंने आपको बताया कि क्या है, कैसे क्या, क्यों आखिर सरकार इस प्रोजेक्ट को एनडीसी को क्यों लाई है, उसका मेन रीजन क्या है, जो ये आपकी जितनी भी शॉपिंग कंपनी है उनकी मोनोपोली को तोड़ना है ना। और यहाँ इस प्रोजेक्ट में लाएगी तो ये 3 फायदे होंगे। अनुभव, इस गेटवे का अनुभव लोगों को मिलेगा, लोग गेटवे को यूज करेंगे, अपने फीडबैक मिलेंगे, सरकार कुछ सुधार करना होगा तो उसमें और सुधार करेगी, है ना। और किसानों का प्रत्यक्ष, किसानों से आपका प्रत्यक्ष संपर्क हो रहा है, तो उससे सीधी सी बात है बिचौलिए नहीं आएंगे, बिचौलिए बीच में नहीं आएंगे, तो एक सही मूल्य खरीदार को भी मिलेगा और बेचने वाले को भी प्राप्त होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आज 5 मार्च है, जन औषधि दिवस का 5वां दिन है। ठीक, कौन सा दिन है आज? 5वां दिन है। 1 से 7 मार्च चलना है। हमने पिछले 4 दिन से लगातार देखे कि हर दिन कुछ ना कुछ नया प्रोग्राम इसके तहत मनाया जा रहा है। ठीक, 5वें दिन जन आरोग्य मेला और विरासत पदयात्रा मनाई जा रही है। जन आरोग्य मेला और विरासत पद यात्रा, बस आप इतना ही याद रखना है। देखिए ये 7 मार्च 7 अलग अलग प्रोग्राम होंगे, किसी भी इंपॉर्टेंट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है किस दिन कौन सा प्रोग्राम मनाया गया, पूछ सकता है। ठीक, चलिए अगली न्यूज है फिर आपकी रक्षा से संबंधित। एक आपका अभ्यास हो रहा है IMX CE23 इंटरनेशनल मरीन एक्सरसाइज, अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, कटलेस एक्सप्रेस 23। ठीक, फुल फॉर्म इंटरनेशनल मरीन साइज कटलेस, इंटरनेशनल मरीन एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 23। ठीक, इंटरनेशनल मरीन एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 23। ठीक, मेरी राइटिंग में नहीं जाइएगा, इस राइटिंग ने मेरे को बहुत बर्बाद किया है ना, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, उसको समझिए, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए। चलिए, इंटरनेशनल मरीन एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस आपका 23। ठीक, यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, नौसेना अभ्यास है। भारत की तरफ से INS त्रिकंद भाग ले रहा है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। यह अभ्यास हो रहा है खाड़ी क्षेत्र में। ठीक, ये 3 चीजें आपको रखना है। एक तो इसका नाम, भारत की तरफ से जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो है भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है, और यह 26 फरवरी से, दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा, 26 फरवरी से 16 मार्च तक यह अभ्यास चलेगा। ठीक, 26 फरवरी से 16 मार्च तक यह अभ्यास चलेगा। ठीक, चलिए अगला फिर रक्षा मंत्रालय से संबंधित एक न्यूज है, इसको देखते हैं। ठीक, इसका नाम क्या है जो भी हम देखें, अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 23। चलिए एक प्रोग्राम है अगला, इससे संबंधित है, नाम है कार्टन रेजर। ठीक, क्या नाम है? कार्टन रेजर। यह नौसेना कमांडरों का सम्मेलन है। इसमें कौन शामिल होता है? नौसेना कमांडर। तो इस बार यह खास क्यों है ना? यह होगा कब? यह होगा 6 मार्च को। इस बार यह खास क्यों है? इस बार यह खास इसलिए है क्योंकि यह पहली बार भारत में स्वदेशी निर्मित आपका विमान वाहक पोत INS विक्रांत में किया जाएगा। ठीक, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है
ये पहली बार भारत द्वारा निर्मित स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत में किया जाएगा। ठीक, इसी के साथ एक और न्यूज को भी देख लीजिए। 25 मार्च को अग्निवीरों की पहली जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वह पास आउट होकर निकलने वाले हैं। इनकी ट्रेनिंग कहाँ ली जा रही है? इनको ट्रेनिंग दी जा रही है जो नौसेना से संबंधित है, INS चिल्का में। ठीक, 25 मार्च को पहली बैच है जो पास आउट होके निकलने वाली है। इनको ट्रेनिंग दी जा रही है INS चिल्का में। ठीक, और इसमें ध्यान रखिएगा महिला ट्रूप्स भी शामिल है, महिला अग्निवीर भी इस जो निकलेगी बैच उसमें महिला अग्निवीरों की भी एक बैच निकलेगी। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि अग्निवीर वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अग्निवीरों की पहली बैच नौसेना की कब निकल रही? 25 मार्च को निकल रही। INS चिल्का में इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। चलिए अगला है G20 से संबंधित। G20 से संबंधित एक कार्य समूह की बैठक होने वाली है जिसे बोला जाता है L20 लेबर श्रम विभाग, अंतर्राष्ट्रीय जो ILO हैं और जो भी श्रम संगठन है उनकी यह बैठक होगी। नाम से स्पष्ट है कि श्रम संगठन है तो श्रमिकों के जो आपके विश्वव्यापी जो नियम बन रहे हैं उनके प्रति जो व्यवहार है, ठीक, उनके जो कार्य स्तर को है उनको कैसे अच्छा बनाया जाए। ठीक, एक ऐसा नियम बनाया जाए जिसमें सभी देश लगभग तैयार हों, इस टाइप की चर्चाएं यहाँ पे की जाएगी, है ना। एक अच्छी आपकी श्रमिक व्यवस्था बनाई जा सके, इन सब बातों पे यहाँ पे चर्चाई होगी। यह होगा 19 और 20 मार्च को। डेट ध्यान रखिएगा, 19 और 20 मार्च को। देखिए इस बार तो आपके G20 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने B20 की बैठक देखी थी, 4 ठो पूर्वोत्तर में हो रही है। W20 की बैठक देखी है ना, लास्ट बैठक W20 की बेंगलोर में होने वाली है। इस बार G20 के तहत L20 की बैठक हो रही है। सब पूछ सकता है कौन सी बैठक किस क्षेत्र में हो रही है ना। सन डेट में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस एरिया में हो रही है वो इंपॉर्टेंट है कि फलाना बैठक कहाँ पे हुई। ठीक, तो ये हो रही है आपके अमृतसर में। ठीक, कहाँ पे हो रही है? अमृतसर में होगी। ठीक, पहला श्रम 20, तो इसको ध्यान रखिए। पहला दूसरा ही पूछ सकते हैं। हमने B20 की 4 बैठक देखी। पहली देखी थी हमने कहाँ पे? सिक्किम में देखी। कहाँ पे देखी थी? इम्फाल में, है ना। फिर दूसरा अभी हो रही है। तो उसी प्रकार इसमें पहली जो बैठक है वह अमृतसर में हो रही है। इस क्रम को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहली बैठक कहाँ हुई। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो पहली बैठक है ना। जैसे कि अब B20 की 4 बैठक पूर्वोत्तर में हो रही है तो ये 4 इंपॉर्टेंट होगी। 4 बैठक कहाँ हुई? पूर्वोत्तर में। मिलाइए कौन सी बैठक कहाँ पे हुई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। लेकिन जो बाकी जैसे क्षेत्रों में हो रही जो था थोड़े उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो वहाँ ये पूछ सकता है पहली कब हुई, आखिरी कब हुई, तो या समापन बैठक उसकी कहाँ पे हुई। जैसे W20 की बेंगलुरु में होने वाली है, तो इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए ये हुआ आपका नेशनल करंट आज का खत्म। कल मिलेंगे हम अपने नए नेशनल करंट के साथ।